डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए खबरों का विस्तार से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, कुवैत के अमीर से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में 668 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह ने माकपा कांग्रेस को घेरा, कहा ब्रू रियांग समुदाय की नहीं की चिंता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारे फैसलों पर कोई वीटो नहीं लगा सकता। एस जयशंकर ने कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई को प्राथमिकता देगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज, 175 संदिग्धों की पहचान की गई। और अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 41 रन से दी करारी शिकस्त। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के शीर्ष सम्मान से नवाजा गया है। कुवैत के अमीर ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया। 1974 में स्थापित ये अवार्ड राष्ट्र प्रमुखों को मित्रता की निशानी के तौर पर प्रदान किया जाता है। अब तक दुनिया के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुखों को ही इससे नवाजा गया है। ये सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अल सबहा को समर्पित है। यह अवार्ड कुवैत का नाइटहुड ऑर्डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी बहुत से देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबहा से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी और कुवैत के अमीर ने भारत कुवैत संबंधों और सहयोग में विस्तार पर विचार विमर्श किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबहा खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबहा से भी मुलाकात की। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत के बयान पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया। पैलेस पहुंचने पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबहा ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ वार्ता में द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भर्ती अभियान रोजगार मेला में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे देश भर में एक साथ 45 जगह पर आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI केंद्र परिसर में आयोजित होने वाले क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री कार्डिनल बिशप और चर्च के प्रमुख लोगों सहित ईसाई समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता है और वह अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। विदेश मंत्री ने मुंबई में एक समारोह वीडियो संदेश के जरिए अपना संबोधन में ये कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब भारतीय अपने पर गर्व करें। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी और परंपरा को साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से प्रगति करेगा, लेकिन उसे अपनी भारतीयता को खोए बिना ऐसा करना होगा। तभी हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। Existence that has allowed diversity to flower in our land. This should never be misportrayed as a negotiation between parts that are actually so integral. Nor can our great nation be projected as an idea. On the contrary, it is a timeless reality and an enduring feature in a changing world. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई इलाके में ब्रू समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की, साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने स्थायी आवास मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। त्रिपुरा के धलाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 668.39 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने CPI-M और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 साल तक ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की चिंता नहीं की गई। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद विकास को गति मिली है। कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई दिया। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने,
और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम में शहरी और बिजली क्षेत्र के मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनटीपीसी बिजली खरीद समझौते को मजबूत करने और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम को अनुकूलित करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें PMAYU 2.0, अमृत, SBM 2.0 और इलेक्ट्रिक बस तैनाती में तेजी शामिल है। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य के बिजली मंत्री के कृष्णकुट्टी और अन्य अधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के संभल में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे बावड़ी मिली है। संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगर पालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरेनुमा स्थान मिला है और अभी खुदाई आगे जारी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि ये 400 वर्ग मीटर एरिया है। ये बावड़ी तालाब में दर्ज है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरे धीरे खुदाई कराई जा रही है, जिससे इस स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 125 से 150 वर्ष पुराना है। चार 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अब भी कई लोग फंसे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रशासन ने कहा है कि मलबे में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। वहीं घायलों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए शहर के प्रमुख अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। एक बॉडी अभिषेक नाम के लड़के की बॉडी और मिली है। 2 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं, तो उनमें से अभी तक जो है कल रात को और आज मिला के 2 बॉडीज आ चुकी हैं। हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सारी टीमें लगी हैं उनको सहयोग किया जाए और जिससे कि जल्द से जल्द पूरी डेब्री क्लियर हो सके। वहीं इस मामले में डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा है कि इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। We have registered the FIR 105 BNS के FIR दर्ज। जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये केवल चुनावी वादे करना जानती हैं, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार की महिला सम्मान की बात केवल चुनावी जुमला साबित हुई। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में
इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात आप भूल गए थे क्या? बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती। चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब 7 सांसद गए थे दिल्ली हाई कोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है, तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा। 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है। अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? साथ ही बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के वादों को खोखला बताया और कहा कि दिल्ली की जनता अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी और इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी। अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है, तो जेब में तो अठन्नी नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे। दिल्ली की जनता जानती है कि आप 1 दशक से यहां पर केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिम्मेदारी ओट नहीं रहे, दायित्व नहीं ओट रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के पीएम की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से 2028 तक के लिए समझौता हुआ। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। तो ये कई अहम समझौते जो कि दोनों देशों के बीच हुए हैं और उसी कड़ी में ना सिर्फ जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की जाए या खेलों की हम बात करें, इसके लिए भी समझौता हुआ है भारत और कुवैत के बीच। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य अब कुवैत भी बन चुका है। तो आज हमने देखा था प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी कुवैत के समकक्ष के साथ और इस दौरान कई अहम समझौते हुए हैं। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए या इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है और साथ ही खेलों को किस तरीके से बढ़ावा देने की बात जब हम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच 2025 से 2028 के लिए ये समझौता हुआ है। और इसके साथ ही अब कुवैत भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन चुका है। ये वो तस्वीरें जब भारत और कुवैत के बीच जो अहम समझौते हुए हैं उनका आदान प्रदान हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी की, वार्ता इस दौरान हुई। और इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे एक दूसरे देशों को किस तरीके से ना सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान बल्कि रक्षा क्षेत्र जो कि अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। खेलों की बात की जाए, खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग के लिए एक समझौता इस दौरान किया गया है। 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी एक सहमति इस दौरान बनी है। और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं खेल के लिए, तो यहाँ भी द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से और 2028 के लिए समझौता किया गया है।
साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य भी अब कुवैत बन चुका है। कई मायनों में ये अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कुवैत में 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा था, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। और आज हमने देखा था किस तरीके से वहाँ पर न सिर्फ कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया गया था, और साथ ही इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने समकक्ष से मुलाकात की बल्कि वहाँ के अमीर और क्राउन प्रिंस से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। लेकिन इस दौरान जो दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें अगर बात की जाए रक्षा क्षेत्र, जो कि काफ़ी अहम हो जाता है, और कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र के लिए हम देखते हैं किस तरीके से अब भारत सरकार जो है वो काफ़ी सजग नज़र आती है। साथ ही साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भारत और कुवैत के बीच एक जो समझौता है वो किया गया है, जो कि 2025 से 2028 के लिए ये समझौता हुआ है। तो दोनों देश यानी भारत और कुवैत के बीच ये अहम समझौते यहाँ पर हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के इस दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है, और इस दौरान प्रधानमंत्री को कुवैत के शीर्ष सम्मान से भी नवाजा गया। खासतौर से अगर बात की जाए, जो कुवैत के अमीर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया, और उसके बाद जो अलग अलग मुलाकातों का दौर है वो भी हमने देखा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुवैत के अपने समकक्ष प्रधानमंत्री जो हैं कुवैत के, उनके साथ द्विपक्षीय चर्चा, और साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। MOU पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसका आदान प्रदान किया गया, और इसमें जो अलग अलग क्षेत्रों की जब बात की जाती है, रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए इसके तहत, और साथ ही खेलों के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग किस तरीके से बढ़ सकता है, खासतौर से 2025 से 2028 के दौरान अगर बात की जाए, और वहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों देशों के बीच जो आपसी समझौता है वो किया गया है। 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी दोनों देशों के बीच, भारत और कुवैत के बीच ये सहमति बनी है। और साथ ही साथ एक और अहम जो इस दौरान हम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण बात, अब कुवैत भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन चुका है। ये अहम सहमति के तहत ही अब कुवैत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अहम समझौते भारत और कुवैत के बीच हुए हैं, और उसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा थी, कुवैत का जो दौरा था, और इस दौरान कई अहम समझौते जो हैं वो किए गए हैं। MOU का आदान प्रदान किया गया, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं रक्षा क्षेत्र की बात की जाए या सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम जो हैं वो किस तरीके से संचालित होंगे भारत और कुवैत के बीच में 2025 से 2029 तक, इस पर भी एक सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। और इसके साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी एक समझौता हुआ है। तो लगातार इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच, भारत और कुवैत के बीच जो अहम समझौते हैं, जो अहम करार किए गए हैं, उसमें न सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र के जो कार्यक्रम हैं उनके आदान प्रदान की बात की जाए, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, या खेलों में किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो आपसी सहयोग है वो हुआ है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी कुवैत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे किन किन और अहम समझौतों पर यहाँ हम देख सकते हैं आपसी सहमति बनी है, करार हुआ है? हुए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है कुवैत और भारत के रिश्तों को लेकर के जी। और सबसे पहली बात तो कुवैत अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को आप समझ सकते हैं कितना ये महत्वपूर्ण है। ये भारत की पहल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल है, और कुवैत का इससे जुड़ना ये दिखाता है कि भारत विश्व बंधुत्व की भावना के साथ, विश्व के भले की भावना के साथ जो भी योजना बना रहा है, जिस तरह की परियोजनाओं पर भारत काम कर रहा है, दुनिया को एक नेतृत्व दे रहा है, उससे कुवैत का जुड़ना एक ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर हम खेलों के क्षेत्र की बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। खेलों के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत के पास कई खेलों का एक्सपर्टाइज है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस एक्सपर्टाइज का
फायदा कुवैत को मिलेगा और कुवैत का जो एक्सपर्टाइज है उसका फायदा भारत को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की हम बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि कल से ही हम बात कर रहे हैं कि कुवैत की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का आधा हिस्सा यहाँ पर भारतीय समुदाय यहाँ पर रहता है, और उसमें से भी आप देखेंगे कि 10 लाख के करीबन भारतीय समुदाय यहाँ पर रहता है और करीब 5 लाख लोग यहाँ पर केरल के रहने वाले हैं, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, भारत के विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं। तो ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कई सारे ऐसे कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के कार्यक्रम आप कुवैत में होते हुए देखेंगे। कुवैत के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुवैत की जो संस्कृति है उसके आयोजन आप भारत में होते हुए देखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत का डिफेंस सेक्टर मेक इन इंडिया की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, मेड इन इंडिया की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के बीच में MOU होना ये काफी महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारत का जो एक्सपर्टाइज हाल के सालों में डिफेंस सेक्टर में लगातार बढ़ा है उसका फायदा कुवैत को होगा, कुवैत का फायदा भारत को होगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये MOU हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई और महत्वपूर्ण बातचीत है, कोई और महत्वपूर्ण समझौतों से संबंधित कोई तथ्य हैं तो कुछ ही समय में विदेश मंत्रालय की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जानकारी विदेश मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी हमारे साथ हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस